सिकंदर और पोरस का युद्ध जो झेलम नदी के किनारे हुआ था, भारत की भूमि ने सदियों सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण झेले हैं। पहले भारतवर्ष के पश्चिमी भूभाग में पाकिस्तान व अफगानिस्तान भी आते थे, जिन्हें क्रमशः कैकेय व गांधार के नाम से जाना जाता था। गांधार के राजा एमवी कुमार ने तो सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन कैकेय नरेश पोरस ने सिकंदर की अविजयी सेना के साथ भयंकर युद्ध किया था। आज हम उस युद्ध को झेलम नदी का युद्ध या हाइडस्ट्स का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो लगभग 326 बीसी लड़ा गया था। इस युद्ध के बारे में यूनानी, भारतीय, बौद्ध व जैन इतिहासकारों सभी ने लिखा है। किसी में सिकंदर को विजयी बताया गया है तो किसी में राजा पोरस को। इसलिए आज हम झेलम नदी के किनारे लड़े गए सिकंदर व राजा पोरस के युद्ध का संपूर्ण वर्णन आपको देंगे। सिकंदर व पोरस के बीच झेलम का युद्ध। सिकंदर का नरेश ने सिकंदर को गुप्त रूप से गांधार की सैन्य सहायता भी दे दी ताकि कैकेय को पराजित किया जा सके। सिकंदर का राजा पुरु को संदेश। इसके बाद सिकंदर ने अपने दूत को राजा पोरस के लिए एक संदेश देकर कैकेय जनपद भेजा। दूत ने कैकेय नरेश पोरस को सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, अन्यथा युद्ध करने की चेतावनी दी। राजा पोरस का राज्य अत्यधिक विशाल था, जिसके पास हजारों लाखों की संख्या में सैनिक, घुड़सवार, घोड़े व हाथी थे। उन्होंने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तुरंत अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के आदेश दे दिए। युद्ध का मैदान झेलम नदी का किनारा था, क्योंकि उसे पार करके ही कैकेय जनपद में प्रवेश किया जा सकता था। राजा पोरस अपनी संपूर्ण सेना के साथ झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर राजा पोरस के द्वारा आत्मसमर्पण का प्रस्ताव ठुकराए जाने के पश्चात सिकंदर अपनी व गांधार की सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसकी सेना झेलम नदी के दूसरे किनारे तक आ पहुंची। झेलम युद्ध में सिकंदर की रणनीति। जब सिकंदर और उसकी सेना ने राजा पोरस की सेना को देखा तो आतंकित हो उठी। उन्होंने पहली बार हाथियों की इतनी विशाल सेना देखी थी और उनके पास तो केवल घोड़े थे। साथ ही राजा पोरस की सेना को सामने से नहीं हराया जा सकता था और यह बात सिकंदर भलीभांति जानता था। इसके लिए उसने एक रणनीति के तहत काम लिया। झेलम नदी के जिस किनारे दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, वहां से सिकंदर के लिए युद्ध जितना असंभव था। यही झेलम नदी आगे जाकर एक जगह मुड़ती थी और उस राजा पोरस अपने बेटे की मृत्यु से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और स्वयं सेना का नेतृत्व किया। सिकंदर व पोरस का युद्ध। इस युद्ध में कुछ इतिहासकारों ने सिकंदर को विजयी घोषित किया था, जबकि कुछ ने राजा पुरु को, लेकिन प्रबल मान्यता के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया था और उसमें विद्रोह हो गया था। इसके बाद सिकंदर भारत की भूमि पर आगे बढ़ने की बजाय वापस चला गया था। आइए जाने उस युद्ध में क्या हुआ था। राजा पोरस के पुत्र की हत्या करने के पश्चात सिकंदर की सेना पोरस पर आक्रमण करने आगे बढ़ी। राजा पोरस ने भी सिकंदर की सेना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और स्वयं अपने हाथी को भी उस ओर आगे बढ़ा दिया। एक साथ असंख्य हाथियों के चलने से भूमि कांपने लगी थी और विशालकाय हाथियों को अपनी ओर बढ़ते देख सिकंदर की घुड़सवार सेना में आन तक छा गया था। ये देखकर सिकंदर युद्ध के मुख्य केंद्र में कूद पड़ा। अपने राजा को ऐसे युद्ध करते देखकर सेना भी युद्ध में कूद पड़ी। हालांकि दलदली जमीन होने के कारण कुछ ही देर में हाथियों से नियंत्रण खोने लगा। साथ ही हाथियों को संभालने वाले महावत भी सिकंदर के तीरंदाज सेना का शिकार होकर मारे जा रहे थे। इस कारण कुछ हाथी अनियंत्रित होकर और तीरों की बौछार से परेशान होकर पीछे की ओर मुड़ गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। हालांकि इससे पहले पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना को भारी क्षति पहुंचा दी थी और असंख्य सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल डाला था, लेकिन अब वही हाथी पोरस की सेना में आतंक मचा रहे थे। फिर भी राजा पोरस अपने हाथी पर बैठे सिकंदर की सेना से युद्ध किए जा रहे थे। इसके बाद इतिहासकारों की दो भिन्न भिन्न मान्यताएं देखने को मिलती हैं। सिकंदर व पोरस के बीच युद्ध की प्रथम मान्यता के अनुसार इस युद्ध में सिकंदर का घोड़ा बुकिफाइल्स मारा गया था। ये घोड़ा शुरुआत से सिकंदर के साथ था, जिसने हर युद्ध में उसका साथ दिया था, लेकिन राजा पोरस से लड़ा गया युद्ध उनके लिए आज तक का सबसे भीषण युद्ध था। राजा पोरस के भाई या सेनापति ने सिकंदर के घोड़े को मार दिया, जिस कारण सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। जब सिकंदर ने ऊपर देखा तो उसके सामने राजा पोरस का हाथी खड़ा था और उस पर 7 फुट से भी अधिक लंबाई के राजा पोरस। स्वयं यूनानियों ने राजा पोरस को 7 फुट से लंबा बताया है। हालांकि उस समय राजा पोरस एक निहत्थे राजा को मारा जाए या नहीं, ये सोचने लग गए थे, जिसका लाभ उठाकर सिकंदर के सैनिक उसे तुरंत वहां से ले गए। यूनानियों ने पहली बार अपने राजा की यह स्थिति देखी थी। सिकंदर घायल हो चुका था व उसकी सेना ने राजा पोरस के सामने हार स्वीकार कर ली थी और वापस लौट गए थे। सिकंदर व पुरु के बीच युद्ध की दूसरी मान्यता के अनुसार राजा पोरस बहुत बहादुरी से लड़े थे, लेकिन विजयी नहीं हो पाए थे।
इसके कई कारण थे, जैसे कि सिकंदर की सेना के साथ गांधार की सेना का भी होना, पोरस की हाथी सेना का दलदल में फंसना व अपनी ही सेना में आतंक मचाना, सिकंदर का रणनीति के तहत झेलम नदी पार कर लेना और दोनों ओर से आक्रमण करना, भारत के सबसे बड़े जनपद मगध से सैन्य सहायता न पहुंचना, कैकेय के राजकुमार व पोरस के पुत्र के मारे जाने के कारण सेना के मनोबल में कमी। अपने पुत्र के मारे जाने के बाद राजा पोरस ने स्वयं नेतृत्व करते हुए सिकंदर से युद्ध किया। हालांकि सिकंदर ने राजा पोरस की सेना पर चारों ओर से भीषण आक्रमण कर दिया था, फ़ालिस नामक नगर बसाया था। झेलम के युद्ध का परिणाम मान्यताएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके परिणाम पर सभी एक मत हैं। इस युद्ध में चाहे राजा पोरस विजयी रहे थे या यूनान का सिकंदर, लेकिन युद्ध के पश्चात सिकंदर को भारत भूमि छोड़कर जाना पड़ा। जनपदों ने सिकंदर की सेना में इतना आतंक मचा दिया तो भारत के मगध जैसे अन्य विशाल जनपद, जिनके पास लाखों की संख्या में हाथी व घोड़ों की सेना है, उनके सामने क्या हाल होगा। इस युद्ध के पश्चात सिकंदर की सेना ने भारत के 2-3 छोटे छोटे जनपदों को और जीता था, लेकिन लगातार हो रहे विरोध और भारत के बड़े जनपदों से युद्ध न करने की रणनीति को ध्यान में रखकर सिकंदर हमेशा के लिए वापस अपने देश लौट गया। हालांकि बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका एक कारण पोरस से हुए युद्ध में उसको लगी चोट थी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।